वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 20वें डे में इंटर कर गए हैं। और जो हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग अमित एम अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2023 से पीछे तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक के आए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पर आता है तो वीडियो को पॉज करिए और 2 से 3 मिनट में उस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे हो तो डिटेल्ड एनालिसिस देखते समय ये जरूर कंपेयर करिए कि आपने क्या सोचा था, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में अंतर क्या रह गया, इन अंतर को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और अपने गलतियों को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का हमारा क्लास क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पे है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट कि फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 if real part of Z1 into Z2 is equal to 0 and real part of Z1 plus Z2 is equal to 0, then which of the following are possible? Then which of the following are possible? ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया है। जैसे ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is greater than 0 and imaginary part of Z2 is greater than 0. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी saying that कि imaginary part of Z1 is less than 0 and imaginary part of Z2 is greater than 0. Imaginary part of Z2 is greater than 0. फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है? Imaginary part of Z1 is greater than 0 and imaginary part of Z2 is less than 0. और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? Imaginary part of Z1 is less than 0 and imaginary part of Z2 will also less than 0. तो बच्चा पार्टी ऐसे एज यूजुअल देखा जाए तो मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने ऑप्शन को लिखा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1 और Z2। तो जैसे सपोज करिए मैंने Z1 इज इक्वल टू माना x1 प्लस i/1 और Z2 इज इक्वल टू मैंने माना x2 प्लस i/2। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 है वह 0 है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। अब समझिएगा, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन में रियल पार्ट तभी आता है जब रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मतलब बेटा अगर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें तो यह x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब y1 y2 निगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2।
ये हमारा पहला पार्ट बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 यह भी 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज व्हाट? X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर से ऐसा कुछ है तो कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ X2 माइनस X1? इन प्लेस ऑफ x2 कैन वी राइट माइनस x1? तो बेटा जब हम x2 के प्लेस पर माइनस x1 लिखेंगे तो देखो ये क्या आएगा, जहां पर x2 था वहां पर मैंने माइनस x1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा x1 इंटू माइनस x2 इज इक्वल टू y1 इंटू y2। तो बेटा यह हो जाएगा, सॉरी इसको हम माइनस x1 लिखे तो ज्यादा बेहतर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस x1, यानी कि y1 इंटू y2 इज इक्वल टू आ गया माइनस x1 स्क्वायर। और बेटा आपको तो पता ही है कि किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो सोचो कि अगर से राइट हैंड साइड नेगेटिव है बेटा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? नेगेटिव। अब अगर से लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि y1 इंटू y2 इज लेस देन 0? y1 इंटू y2 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये होगा बच्चा पार्टी कि y1 और y2 जो होंगे दोनों का साइन अपोजिट होगा, यानी अगर से एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑप्शन में बी और सी दोनों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों में अपोजिट साइन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे पता करेंगे कि पहला वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या दूसरा वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इसको पता करने की सिंपल सी स्टोरी ये बनती है कि जब इन्होंने रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0 बोला था, तो बच्चा पार्टी अगर से हम इसको लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना तो चीजें जो है वो बेहतर तरीके से क्या हो जाएंगी? क्लियर। तो अगर से हम इसको यहाँ पर लिखे तो इसको लिखेंगे बेटा x1 अपॉन y1। क्या इसमें कुछ और बातें दिया है? नहीं, कुछ और बातें नहीं दिया है। और पॉसिबल फॉलोइंग आर पॉसिबल्स पूछा है हमसे, तो कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा यहां पर अगर से हम ईमानदारी से देखें तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। बी और सी दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि y1 और y2 एक दूसरे के अपोजिट साइन होने चाहिए। y1 और y2 एक दूसरे के कैसे साइन होने चाहिए? अपोजिट साइन होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें बाद में कहा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बी एंड डी, ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। तो बेटा हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी एंड सी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कि इफ z इज नॉट इक्वल्स टू 0, if z is not equals to 0, be a complex number, be a complex number, be a complex number such that, be a complex number such that mod z minus 1 upon z is equal to 2, then the maximum value of, then the maximum value of mod z is। देखिए भैया यह क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में यह आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बात को समझना पड़ेगा। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात सीखा है कि जहां पर भी मैक्सिमम या मिनिमम आपसे पूछ दे, सीधा सीधा इक्वेशन फ्रेम करिए और चीजों को सेपरेट करके सॉल्व करिए। ज्यादा दिमाग लगाइए मत, और ज्यादा इनइक्वालिटी के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए। सीधा इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। तो जैसे देखिए हमें क्या दिया है, मॉड जेड माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे क्या, मॉड जेड माइनस 1 अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू 2। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें बेटा तो यह आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू 2। अब मॉड जेड डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू
2 मॉड जेड। अब बेटा यह 2 मॉड जेड जो पॉजिटिव है लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो जब लेफ्ट में आके नेगेटिव होगा तो हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैंने कुछ ऐसा लिखा तो बेटा यहाँ पर ये लिखा क्या, अब यदि मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो मॉड जेड की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस 2√2 पाई, और बेटा और इसको ज्यादा सॉल्व करें तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2। अब बेटा यहाँ से मॉड जेड की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, एक पॉसिबल होगी 1 प्लस √2 और एक पॉसिबल वैल्यू होगी 1 माइनस √2, लेकिन √2 की जो वैल्यू होती है बेटा वह 1.4 के आसपास, और 1.4 को जब 1 में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा निगेटिव, यह क्या आ जाएगा निगेटिव, और मॉड जेड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, मतलब हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे बोल देंगे कि यह नॉट पॉसिबल वाली कैटेगरी में है। तो जब बेटा यह नॉट पॉसिबल वाली कैटेगरी में है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज √2 plus 1. The maximum value of mod z is √2 plus 1 and that is your required answer। तो यहां से मैं आपको हर बार बोलूं जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम पूछे, डोंट ट्राई टू मेक एन इनइक्वालिटी एंड डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, सीधा सीधा इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए, आपको 100% आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करिए। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लेट S be the set of all, S be the set of all alpha comma beta, set of all alpha comma beta, alpha comma beta where alpha comma beta is greater than pi but less than 2 pi, for which complex number, for which the complex number, for which the complex number, for which the complex number 1 minus I sin alpha divided by 1 plus 2I sin alpha, 1 plus 2I sin alpha is purely imaginary, is purely imaginary, is purely imaginary, and 1 minus I cos beta, 1 minus I cos beta upon 1 plus 2I cos beta, 1 plus 2I cos beta is purely real, is purely real, is purely real. Let z alpha beta is equal to sin 2 alpha, sin 2 alpha plus I cos 2 beta, I cos 2 beta, comma alpha comma beta belongs to S, then belong to S, then summation alpha comma beta belongs to S I z alpha plus alpha beta plus 1 upon I z conjugate alpha beta is equal to, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर से हम सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो बेटा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 1 माइनस आई साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 आई साइन अल्फा, 1 प्लस 2 आई साइन अल्फा is purely imaginary, is what purely imaginary। सोचो बेटा, अगर से यह प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो व्हाट कैन वी डू हियर, हमने यहां पर लिखा
1 माइनस आई साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2i साइन अल्फा। अब किसी भी चीज का रियल या इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए बेटा हमें उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यदि उसे हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो यहां पर हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस टू आई साइन अल्फा का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस टू आई साइन अल्फा का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन दोनों जगहों पर 1 माइनस टू आई साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी रिजल्ट इससे आएगा उसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यदि उसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो सीधी सी बात है किसी की भी वैल्यू का यदि वैल्यू जीरो है तो वहां पर डिनोमिनेटर कोई भी रोल प्ले नहीं करता। मतलब सीधी सी बात है कि अगर से यहाँ पर रियल पार्ट जीरो ही है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और रियल पार्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि रियल का रियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका रियल पार्ट मिल जाएगा। तो बेटा 1 इंटू 1 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस टू आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो गया जीरो। अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। तो बेटा यदि दिमाग की बत्ती जलाओगे तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, यानी बेटा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1/√2। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो अल्फा है वह लाई कर रहा है बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो बेटा पाई से 2 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई से 2 पाई का मतलब हुआ कि या तो थर्ड क्वाड्रेंट और या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है और यह वाई डैश एक्सिस है। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस पाई/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई माइनस पाई/। और जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहां से जो अल्फा मिलेगा बच्चा पार्टी वह मिलेगा 5 पाई/4 यानी 7 पाई/4। तो ये हमें अल्फा की दो वैल्यू मिल गई। वी गॉट द टू वैल्यू ऑफ अल्फा, फर्स्ट वैल्यू इज 5 पाई/4 एंड सेकेंड वैल्यू इज 7 पाई/4। अब मेरी बात को अगेन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। फिर अगर से इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो फिर देखो क्वेश्चन में क्या करें। नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस आई कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस 2i cos बीटा इज प्योरली रियल। 1 माइनस आई cos बीटा अपॉन 1 प्लस 2i cos बीटा इज प्योरली रियल। और बेटा अगर से यह प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग हो गया कि 1 माइनस आई cos बीटा अपॉन 1 प्लस 2i cos बीटा। बेटा इसको अगेन a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए 1 माइनस 2i cos बीटा का यहां पर और 1 माइनस 2i cos बीटा का यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बेटा यह प्योरली रियल है, सोचो अगर से यह आपका प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। अगर से यह प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। और बेटा ऊपर वाला प्योरली इमेजिनरी था तो उसका रियल पार्ट जीरो गया। तो सोचो अगर से इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो बेटा इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा, रियल का इमेजिनरी के साथ पहले वाले और दूसरे वाले के रियल का इमेजिनरी के साथ। तो देखो बेटा ये ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 cos बीटा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो सीधी सी बात है कि यहां से cos बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। और बेटा चूंकि यह थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 5 पाई/2। तो हमें अल्फा और बीटा मिल गया। तो बेटा जब हमें अल्फा और बीटा मिल गया तो हमें जेड अल्फा बीटा निकालना है। अब देखो जेड अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने जेड अल्फा बीटा का फॉर्मूला दिया है साइन 2 अल्फा प्लस आई कॉस 2 बीटा। चलिए तो पहले हम लोग अल्फा इज इक्वल टू रखते हैं 5 पाई/4 और बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 5 पाई/2।
ये हम पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये पहली वैल्यू पुट करेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पर, तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा जेड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 5 पाई बाई 2 प्लस आई कॉस 5 पाई, और बेटा आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज -1 और साइन पाई बाई 2 इज, तो यहां से पहली जो जेड अल्फा बीटा आएगी वह आएगी 1 माइनस, पहली जो अल्फा बीटा आएगी वह आएगी 1 माइनस आई। उसी तरीके से अगर से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो बेटा अगला लेवल क्या है कि यदि हम अल्फा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 लिखें, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखें 7 पाई बाई 4 लिखें, और बीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 लिखें, तो बेटा यहां से जो जेड अल्फा बीटा आएगा वह आएगा -1 माइनस आई। तो बेटा चूंकि जेड अल्फा बीटा की मैंने दोनों वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिया, तो अब आपका यहां से टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है कि इन दोनों वैल्यू को कंसल्टिंग में पुट करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए। तो बच्चा पार्टी यहां से एक महत्वपूर्ण बात ये सीखने को मिलती है कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता। अगर से हमें कुछ जानने की आवश्यकता है तो यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है, और जो हम क्वेश्चन में कर रहे हैं वो सफिशिएंट है भी या नहीं। और यदि आप अपने कैलकुलेशन को बचाना चाहते हो तो अपने कैलकुलेशन एक्सपीरियंस से काफी चीजों को रिमूव करने की कोशिश करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन के बाद बच्चा पार्टी नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट कि लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ बी द ओरिजिन, ओरिजिन एंड ए be the point, a be the point z1 is equal to 1 plus 2i, 1 plus 2i. If b is the point z2, if b is the point, b is the point z2 कॉमा इसका जो रियल पार्ट ऑफ z2 है वह लेस देन क्या है 0 है, such that OAB is a right angled isosceles triangle. OAB is a right angled isosceles triangle, isosceles triangle with OB as a hypotenuse, with OB as a hypotenuse, then which of the following is not true? Then which of the following is not, सही है। अब अगर से हम इसमें ऑप्शन देखें तो बेटा ऑप्शन ए इज सेइंग दैट कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 3। यदि हम लोग यहां पर ऑप्शन बी देखें तो क्या कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस 2z2 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 4/3 यदि हम लोग यहां पर ऑप्शन सी देखें तो मॉड z2 इज इक्वल टू √10, और ऑप्शन डी देखें तो यह है मॉड 2z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें इन चारों ऑप्शन में से रिप्लाई करने की आवश्यकता है।
अब मेरी बात को एकदम गंभीरता से और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करिए। तो बच्चा पार्टी, अगर हम लोग यहाँ पर बातों को थोड़ी सी गंभीरता से और ध्यान लगाकर सुने तो क्या करें? लेट O बी द ओरिजिन एंड A बी अ पॉइंट Z1 1 प्लस 2i। तो इसका मतलब है यदि मैं पॉइंट A को लिखना चाहूं तो कैन वी राइट इट 1, 2। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रेम कर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रेम, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं? लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और बेटा ये जो है ये क्या है? वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ए ले लिया और इस पॉइंट ए को बोल दिया 1, अब पॉइंट जेड जो है उसका जो रियल पार्ट है वो लेस देन 0 है। तो जो मैंने पॉइंट बी माना बच्चा पार्ट, वह या तो यहाँ पर या तो नीचे भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमने इसको x, y मान लिया और यहाँ पर ये है ओरिजिन, दैट इज 0, अब मैंने क्या किया? मैंने डॉट डॉट कर इसको ज्वाइन। तो जब बेटा मैंने डॉट डॉट करके इसको ज्वाइन कर दिया तो यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओ बी हाइपोटेनस है। बेटा सोचो, अगर से ओ बी हाइपोटेनस है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज 90। अगर से यह एंगल 90 डिग्री है तो बेटा ए बी के स्लोप और ओ ए के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि किसी भी दो लाइन का यदि मल्टीप्लीकेशन, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? -1 होता है। तो अगर से मैं यहाँ पर लिखूं, क्या लिखूं? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू -1। तो बेटा यह करेक्ट है। अब ओ बी का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1। ए बी का स्लोप कैसे आएगा? तो ये बढ़ा जाएगा y-2 अपॉन x-1 इंटू स्लोप ऑफ ओ ए। तो बेटा स्लोप ऑफ ओ ए इज 2/1 इज इक्वल टू -1। अब मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा पार्टी, तो देखो ये आएगा, ये क्या आएगा? y-2 इज इक्वल टू, अच्छा 2 से यहां पर मल्टीप्लाई भी होगा, y-2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। सही है जी। जब -x प्लस 1, तो बेटा जब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2y। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि ये आइसोसेलेस है। बेटा सोचो, अगर से यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा, और सबसे खास बात, जो हाइपोटेनस है वह √2 टाइम्स ओबी हो जाए, √2 टाइम्स ओए हो जाए। √2 टाइम्स क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ये आ जाएगा ओ ए। तो बेटा यदि मैं ओ ए निकालूं तो ओ ए विल बी √5, यानी ओबी जो होगा वो √10 हो जाएगा। क्या? जो ओबी होगा वो क्या हो जाएगा? √10। और बेटा जैसे ही ओबी √10 होगा, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं, जैसे ही ओबी √10 होगा, जैसे ही ओबी √10 होगा, सीधी सीधी कहानी यहां से बनेगी कि मॉड Z2 इज इक्वल टू √10। मतलब ये बात यहां से क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट है और हमें नॉट ट्रू चाहिए, तो बेटा इस ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। अब बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। तो मॉड Z2 यदि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करें बेटा, तो क्या ये ऐसे बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। Can we put in place of y 5 minus 2y? Sorry, in place of x 5 minus 2y, तो बेटा ये हो जाएगा 5 minus 2y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सॉल्व करो तो बेटा ये आ जाएगा 25 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस y स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को करना है सिंप्लीफाई। तो बेटा अगर से मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यदि सब में से मैं 5 कॉमन लेके राइट में भेज दूं तो यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसका फैक्टर करूं तो क्या इसका फैक्टर y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो बेटा जब हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे
तो एक y इज इक्वल टू 1 आएगा और एक y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। लेकिन x जो है वो निगेटिव है, तो बड़ा सीधी सी बात है कि अगर से x निगेटिव है तो यदि मैं y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूं तो बड़ा यह आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इसको पुट करने की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं y इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो देखो बेटा y इज इक्वल टू जब मैं 3 पुट करूंगा तो यहां से जो x इज इक्वल टू आएगा वह आ जाएगा -1 और इस तरीके से हमें Z2 मिल जाएगा। बड़ा Z2 क्या मिलेगा? Z2 मिल जाएगा -1 प्लस 3i, -1 प्लस 3i। बच्चा पार्टी अब जैसे ही आपको Z2 मिला रिमेन को आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपको Z2 मिला रिमेन कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ, तो मैं यहां से आपको बताता हूं कि जो ऑप्शन ट्रू नहीं है दैट इज ऑप्शन डी। बट आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसको चेक मत करिएगा। अब जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z2 चेक कर सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 -2 Z2 चेक कर सकते हो और फिर इसके पर आइएगा। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मुझे पता है कि मैं काफी चीजों को स्किप करके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं जहां से स्किप कर रहा हूं वहां से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है एंड कैलकुलेशन कैन बी डन बाय योर सेल्फ। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करें तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई satisfies mod z minus 2, mod z minus 2 is equal to 0 and mod z minus I minus mod z plus 5i is equal to 0। आपके पास चार ऑप्शन है और पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो बेटा यह दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी पे बात करें तो यह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी पे बात करें तो यह दिया है x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यदि ऑप्शन डी पे बात करें तो यह दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अगर तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या यूं कहें एक पॉइंट है x, y जो मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई। अच्छा अगर से यह मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मॉड z इज इक्वल टू 2 है और यह एक सर्कल है। यह एक क्या है? सर्कल, जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है। तो अगर से मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो ऐसे बनाऊं। अगर से मैं इसको बनाना चाहूं तो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और यह y डैश एक्सिस है और ये हमारा सर्कल है। तो जब ये हमारा सर्कल है बच्चा पार्टी और यह उसका सेंटर है O, तो बताओ रेडियस अगर से 2 है तो दिस पॉइंट विल बी 2,0, दिस पॉइंट विल बी 0,2, दिस पॉइंट विल बी -2,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0, -2। अब दूसरी बात इसमें क्या दिया है, तो अगर से हम सेकंड स्टेटमेंट पर ध्यान से देखें तो बड़ा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉड z माइनस आई माइनस मॉड z प्लस 5i इज इक्वल टू 0। तो बेटा यह निगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू मॉड z प्लस 5i। और अगर से हम इसको गौर करें तो हम पाएंगे कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन z and 0,1 and this is the distance between z and 0, -5। और आपको पता है बच्चा पार्टी कि अगर से मान लो यह एक पॉइंट है 0,1 और यह एक पॉइंट है 0, -5 और हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिसका इन दोनों से डिस्टेंस सेम है,
तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल बनाएगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। और ऐसे केस में जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या? तो इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो ये किसका इक्वेशन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो बेटा अगर से यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए 0,1 और एक पॉइंट हमने ले लिया बी 0,-5। यह पॉइंट हमने ले लिया। तो जब यह पॉइंट हमने ले लिया बेटा तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वह y इज इक्वल टू -2 आएगा। एंड y इज इक्वल टू -2 जस्ट ये वाली पॉइंट है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है दैट इज 0,-2 या यू कैन से दैट -2i। अब आपको यह चेक करना है कि यह चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा -2 0,-2 इसको तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, सॉरी 0,-2 इसको भी सेटिस्फाई नहीं, 0,-2 इसको सेटिस्फाई करेगा और 0,-2 इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से यू कैन से दैट योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को सेल्फ सॉल्व कर सकते थे। तो एज अ चैलेंज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आपको सेल्फ सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल। तो क्वेश्चन नंबर 17 यू विल हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि लेट Z1 and Z2 be two complex number, be two complex number, be two complex number such that such that such that Z1 conjugate is equal to I Z2 conjugate and argument of Z1 by Z2 is equal to pi. Then find the argument of Z1 and Z2. Find the argument of Z1 and Z2. Bacha party, this question is not too complicated. Try to solve and try to give your answer. तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपनी बातों को बड़ी आसानी से आप तक पहुंचाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन जीवन डिजिटल एकेडमी। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।